गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं नया चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, इस तक पहुंचने के लिए मैंने आपको डिस्काउंट पढ़ाते समय एक कंसेप्ट सिखाया था, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ये कहता है कि आप जो अकाउंटिंग करते हो उसके पीछे सच्चाई का कोई आधार, कोई बेसिस होना चाहिए। हवा में अकाउंटिंग नहीं कर सकते। मर्जी पड़े कि यार आज अपना प्रॉफिट होना चाहिए 15 लाख, तो सेल की एंट्री पास कर दी 50 लाख की, तुम्हारे बाप का राज नहीं है। तो मर्जी पड़े एंट्रियां पास नहीं कर सकते। जो चीज़ें एक्चुअली में कथित हो, जो ट्रांजैक्शन एक्चुअली में हुए हो, आप वही एंट्री पास कर सकते हो और कोई एंट्री पास नहीं कर सकते। डन। अब इसके लिए क्या होगा, इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट का। कि आप लोग क्या करोगे कि हम इंडिया में बिजनेस करते हैं, तो इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम लागू हो चुका है, तो आप जो भी कमाते हो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। टैक्स देना पड़ता है तो जितना कमाते हो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो मनमर्जी का राज तो है नहीं कि आज मैं मेरी तरफ से चंदा थोड़ी दे रहा हूँ कि मैं इतना टैक्स दूंगा, मैं इतना टैक्स दूंगा। पूरा हिसाब सबमिट करना पड़ता है कि मैंने कमाया कितना और उस कमाई से मेरा टैक्स बनता कितना है। ठीक है, जितना भी आप कमाते हो पूरा हिसाब सबमिट करना पड़ता है। अब जो बड़े लोग होते हैं जिनके बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ होता है, जिनकी सेल 1 करोड़, सालाना 1 करोड़ से ज्यादा होती है, उनको उनके बिजनेस की ऑडिट करवानी पड़ती है। ऑडिट करवानी पड़ती है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके बुक्स को चेक करता है प्रॉपर है कि नहीं है, सील थप्पा लगा के वेरीफाई करता है कि हाँ ये जो इनकी अकाउंटिंग है बिल्कुल सही है, ये जो इनकम बता रहे हैं बिल्कुल सही है। चलो ये तो किसके लिए, जिनकी इनकम, जिनका टर्नओवर, जिनकी सेल, इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 करोड़ की सेल है तो इनकम तो थोड़ी कम होगी। और जिनकी सर टर्नओवर कम है उनका क्या होगा, उनका गवर्नमेंट पर्ची उछालती है 3% लोगों की। जो लोग भी इंडिया में इनकम अर्न करते हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा की इनकम अर्न करते हैं, उनको हिसाब सबमिट करना होता है खुद से कि मैंने इस सोर्सेज से इतना इतना पैसा कमाया, ये मेरा टैक्स बनता है, ले लो। अब यार मुझे हिसाब दे के मुझे ही टैक्स देना है, तो मेरा भारत महान, 100 में से 100 बेईमान। हम तो चोर है साले, हम पूरा बताएंगे कि इतना कमाते हैं। मतलब हिंदुस्तान में ये हालत है कि जो बंदा 10 लाख कमाता है वो 2.5 लाख भी नहीं दिखाता। 10 लाख तो वो दिखाता है जो 1 करोड़ कमाता है। इतनी बुरी हालत चल रही है। ठीक है, तो यार सरकार पर्ची उछालती है कि भैया नाम आया हमारे शुभ का, आ जाओ शुभ, आओ और अपने सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आओ, हम चेक करेंगे कि आप कितना कमाते हो कि नहीं कमाते। अब जब वो चेक करेंगे तो वो चेक करेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आता है असेट, लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है इनकम और एक्सपेंस। ठीक है, अब बैलेंस शीट में सबसे पहले वो असेट साइड में देखेंगे आपका बैंक बैलेंस, कि आपने कितना शो कर रखा है, और हर चीज का आपसे सबूत मांगेंगे, हर चीज का, कि साबित करो कि आप फर्नीचर इतना लिखा हुआ है तो इतना फर्नीचर कहाँ पे है, चलो हमें ले जाओ दिखाओ। बिल्डिंग आपने कह रखी है तो इतनी बिल्डिंग कहाँ पे है, लाओ दिखाओ। तो बैंक बैलेंस के लिए भी पूछेंगे कि आपने जो बैंक बैलेंस शो कर रखा है बैलेंस शीट में कि आपके बैंक में इतना पैसा है, साबित करो। तो कैसे साबित करोगे बताओ? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने अपनी बैलेंस शीट में जो बैंक का बैलेंस दिखा रखा है उसको आपको प्रूफ करना है कि सच में आपके बैंक में इतना बैलेंस है। कैसे प्रूफ करोगे? वेरी गुड, स्टेटमेंट से, कि हम बैंक जाएंगे और हमारे अकाउंट का स्टेटमेंट लेके आएंगे बैंक से। आप जो बैंक के ट्रांजैक्शंस होते हैं आप भी रिकॉर्ड करते हो, कहाँ रिकॉर्ड करते हो? कैश बुक में। और आप जो ट्रांजैक्शन करते हो बैंक अकाउंट से वो बैंक वाले भी तो रिकॉर्ड करते हैं। आप रिकॉर्ड करो कि ना करो वो तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, उनका रिकॉर्ड करना जरूरी है। कल को आप ज़्यादा पैसे मांगने लगे, माथे आ जाओ उनके, तो बताएगी ना कि देख बेटा इस दिन इतना इतना पैसा आया, इस दिन इतना इतना पैसा गया, तो आज तेरे खाते में इतना बैलेंस है। तो वही बैलेंस यहाँ पे शो होना चाहिए। जो बैलेंस आपका स्टेटमेंट है वही शो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वही होना चाहिए। बट मैक्सिमम टाइम्स वो बैलेंस शो नहीं होता, नहीं होता। सोचो क्यों? आता ही नहीं है। मैक्सिमम 99.99%, 99.99% क्या 100% टाइम्स अगर कोई बिजनेसमैन अपना बैंक अकाउंट यूज कर रहा है, उसमें पैसा जमा भी कराता है, शगुन
आ जाओ बेटा वापस। अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा भी कराता है, निकलवा भी अभी है, चेक भी जमा कराता है, चेक से इशू भी करता है। चेक वर्ड पे फोकस करना, चेक जमा भी कराता है, चेक इशू भी करता है। तो वो अपनी बुक्स में जो बैलेंस शो कर रहा है और बैंक स्टेटमेंट में जो एक्चुअल बैलेंस है वो कभी मैच नहीं होगा। बताओ क्यों? पर्सनल यूज नहीं होता, चेक की वजह से नहीं होता है। सोचो क्यों? क्यों? क्योंकि आपने अकाउंटिंग में जो प्रैक्टिस चला रखी है ना, वो थोड़ी फैक्चुअली इनकरेक्ट है। क्या बोल रहा हूं? फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स वो अकाउंटिंग करेक्ट नहीं है। कैसे? कि जब आपको कोई चेक देता है, आप वो चेक बैंक में जमा कराते हो। जैसे एग्जांपल, चेक रिसीव फ्रॉम राम इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो आप क्या एंट्री पास करोगे? पैसा आया तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ये एंट्री पास करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, सब एग्री करते हो? नीरज बेटा दूर बैठ तो गया है, इधर उधर खोया, बाहर भगा दूंगा। हाँ, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। अब आप जरा सोचो, आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट किया, मतलब आपने क्या मान लिया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि बैंक में पैसा आ गया। पर क्या चेक जमा कराते हो तो इतनी जल्दी बैंक में पैसा आता है क्या? नहीं ना। आज आपने चेक जमा कराया, आज तारीख चल रही है 14 जुलाई, आज आपने चेक जमा कराया, अपनी बुक्स में तो एंट्री पास कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, मतलब आपके अकॉर्डिंगली बैंक में पैसा आ गया। आपके अकॉर्डिंगली फैक्चुअली आया क्या? नहीं। अब क्या होगा कि जब ये आपका बैंक है, कौन सा, मान लो कोटक, एक खान साहब का एक बहुत बढ़िया जोक आता है कि खान साहब बैंक में चल जाते हैं और काउंटर वाले भाई साहब से पूछते हैं, भाई साहब मेरा बैंक है कोटक और मुझे जिसने चेक दिया है उसका बैंक है SBI मान लो। अब ये दोनों बैंक तो आमने सामने ही है। जहाँ पे बड़ा मार्केट होता है ना, वहाँ पे सारे बैंक्स वहीं रहते हैं क्योंकि बिजनेस से ही बैंक चलता है। तो आप अभी वहाँ जाओ, गुमानपुरा से कोटरी रोड का चौराहा सर्किल पार करो, इस पूरे एक फ्लाईओवर से दूसरे फ्लाईओवर तक बैंक ही बैंक है, ग्रैंड चंदीराम होटल के पास में। तो ये दो बैंक तो बिल्कुल चिपके हुए हैं आमने सामने। तो फिर मैं अगर आज चेक जमा कराता हूँ तो उसको क्लियर होने में 3 दिन काहे को लगते हैं? सेम डे क्लियर होना चाहिए, आमने सामने ही तो है। तो वो बैंक वाला उसको एग्जाम्पल देता है, खान साहब है तो एग्जाम्पल भी उसकी तरह ही दिया, तुम्हारे ऊपर लेके देख लेना। वो कह रहे हैं खान साहब मान लो कि आपका कब्रिस्तान के सामने एक्सीडेंट हो जाए और आप वहाँ निमट जाओ, तो आपको वहीं कब्रिस्तान में गाड़ देंगे कि पहले घर लेके जाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, जनाजे के साथ गाजे बाजे के साथ वापस लेके आएंगे, सारा विधि विधान के साथ दफना के जाएंगे, है कि नहीं? तो कार्यक्रम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो जरा लानत है तुम्हारे एग्जाम्पल पे, लेकिन एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक दिया। आपको क्या लगता है कि ये दोनों बैंक आमने सामने हैं तो हम सामने बक्के जाएं और चेक लेके आ जाए, पैसे डाल दें आपके खाते में? हाँ, ये वाला बैंक सामने, सारे ही बैंक थोड़ी आमने सामने। तो अब आप जरा प्रैक्टिकली सोचो कि अपन बेस मान लेते हैं कोटक बैंक को, कि अपना बैंक कौन है? कोटक, क्योंकि मेरा खाता इसी में है ना। तो कोटक बैंक के अपन सब कस्टमर हैं, हम सब का अकाउंट कोटक में। तो हम सबको जितने भी लोग चेक देंगे हम सब कहाँ जमा कराएंगे? कोटक में। अब जो लोग हमारे साथ डील कर रहे हैं उनका भी खाता कोटक में है क्या? नहीं ना, उनका तो दुनिया भर के अलग अलग बैंकों में खाता होगा। मतलब यूं मान लो वो जो पास में 12th क्लास है उन सब का खाता अलग अलग बैंकों में है, उन सब ने हमें एक एक चेक दिया है, तो हम सब ने ये चेक बैंक के पास जमा करा दिया। तो कोटक के पास तो कितने सारे बैंकों के चेक आए होंगे एक दिन में। तो उसको अगर क्लियर कराना है तो उसको तो इन सब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। और अगर कोटक के इतने सारे अकाउंट होल्डर हैं तो हमने भी तो किसी को चेक फाड़ के दिया होगा, जो उस बंदे ने चेक जमा कराया होगा अपनी बैंक में। अब जब कोटक वाला इसके पास पैसे मांगने आएगा तो ये क्या कहेगा? रुक, तू क्या पैसे मांग रहा है? हमारे पास भी तेरे अकाउंट होल्डर का पैसा आया, चेक आया हुआ, पहले तू हमें पैसे दे, है ना। तो ये क्या कहेगा? अरे यार भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो इस वाले बंदे का पैसा लेने आया था आपके पास, आप कह रहे हो उसने चेक दे रखा है आपके बंदे को, तो मुझे तो वहाँ जाके उसका चेक अकाउंट देखना पड़ेगा, उसके अकाउंट में पैसा है कि नहीं। कितना मतलब इसके पास, समझना, एक कोटक के पास इतने सारे बैंकों के चेक आ रहे हैं और इस कोटक के चेक इतने सारे बैंकों में जा भी रहे हैं।
तो कैसे मैनेज करेगा कोटक? पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए आरबीआई ने बना रखा है क्लियरिंग हाउस। क्या बना रखा है? क्लियरिंग हाउस। कि अब आरबीआई क्या करती है, हर सिटी में, हर रीजन में क्लियरिंग हाउस बना देती है। अब कोटक के पास जितने भी चेक आए होंगे वो यहाँ आएंगे, हर बैंक से चेक कहाँ आ जाएंगे? इन क्लियरिंग हाउस के पास। और काम रहेगा इस क्लियरिंग हाउस का कि हर एक बैंक से इंफॉर्मेशन ले और उन चेक्स को वैलिडेट करे कि पैसा ट्रांसफर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अकाउंट होल्डर के पास खाते में पैसा है कि नहीं है, कोटक को, एसबीआई को पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और कितना देना चाहिए। एक एक चेक का एक एक अमाउंट थोड़ी ट्रांसफर करेंगे। अगर कोटक वालों ने यहाँ पे एसबीआई के चेक जमा कराए 5 करोड़ के, तो एसबीआई की बैंक में भी तो कोटक वालों के चेक जमा हुए हैं 4 करोड़ के, तो क्लियरिंग हाउस क्या कहेगी? देख कोटक, तेरे पास 5 करोड़ के आए हैं, एसबीआई के पास 4 करोड़ के आए हैं, तो ये रही 5 करोड़ वालों की लिस्ट, ये रही 4 करोड़ वालों की लिस्ट। अब हम एक काम करते हैं, एसबीआई बैंक से 1 करोड़ लेके तुझे दे देते हैं, तू अपनी तरफ से 4 करोड़ और मिलाना और इन खातों में एक एक इतना 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 पैसा डाल देना, तो 5 करोड़ का सेटलमेंट हो जाएगा। नहीं तो बेवकूफ़ी हुई ना कि चल तू पहले 4 दे, फिर तेरे को 1 मिला के हम 5 देंगे, तो फोकट का पैसा थोड़ी घुमाएंगे, तो नेट सेटलमेंट करते हो। तो इस क्लियरिंग हाउस को इतना हिसाब करने के लिए टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो होगा क्या एक्चुअली में, आपने चेक जमा कराया 14 जुलाई को, आपने अपनी बुक्स में तो एंट्री पास कर दी, सब यहीं आ जाना वापस, आपने अपनी बुक्स में तो एंट्री पास कर दी, पर एक्चुअली में वो चेक क्लियर कब होगा? 3 दिन बाद, 17 जुलाई को। तो डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? मान लो आपके खाते में 1 लाख रुपए थे, 50,000 रुपए का चेक आया, तो आप तो अपने खाते में 1 लाख प्लस 50,000 1.5 लाख करके बैठे हो कब से? 14 को ही, जबकि 1.5 लाख एक्चुअली में हो कब रहा है? 17 को। बीच में कहीं पे मोदी जी आ गए 15 तारीख को कि चल बेटा हिसाब दे, ला बता तेरे खाते में कितने पैसे पड़े, तो तुम तो कह रहे हो मेरे खाते में 1,50,000। उन्होंने कहा जय स्टेटमेंट लेके आया, बैंक से आप 15 जुलाई का स्टेटमेंट लेके आए, तो वहां तो कितना निकला? ओनली 1 लाख। क्यों भाई झूठ बोल रहा है, गलत अकाउंटिंग कर रहा है, चीटिंग कर रहा है हमारे साथ? तो आप नहीं माए बाप, बिल्कुल भी नहीं। रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। क्या कि ज़रा ये देखो, ये वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम वाली, मतलब मैंने मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में 50,000 की राम की एंट्री कर रखी है। आप चेक करो बैंक स्टेटमेंट में, आपको ये एंट्री मिलेगी ही नहीं। चेक कर लो, नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो चेक अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं। अब मैंने जमा कराया तो एंट्री पास कर दी, अब वो क्लियर हुआ ही नहीं, तो इसलिए उनका बैलेंस कम है, मेरा बैलेंस ज़्यादा है। तो अब अपन ये जो मैंने प्रैक्टिस बताई ना कि रुक जाओ मैं देख के बताता हूँ किस चीज़ का फ़र्क है, तो हम क्या करते हैं, ये चीज़ें ऑलरेडी रेडी करके रखते हैं। नहीं तो मोदी जी आ जाए और हमसे पूछ ले हड़बड़ी में, हमारे मुंह में तो दही जम जाएगा, हम तो बोल ही नहीं पाएंगे। और हमें क्या सपना आएगा, अकेला राम थोड़ी है जो हमें चेक दे के कहता है एक ही चेक हमें याद हो। न जाने कितने लोग चेक देते हैं, किसी का 2 दिन में क्लियर होता है, किसी का 3 दिन में, किसी का 5 दिन में, किसी का हफ्ता भर लग जाता है। सर हफ्ता भर क्या को लग जाता है? अरे भाई मुंबई वाला चेक देगा तो ये तो कोटा का क्लियरिंग हाउस है, वो तो मुंबई के क्लियरिंग हाउस से इंफॉर्मेशन लानी पड़ेगी, पहले यहाँ आएगा फिर वहाँ आएगा, तो टाइम बहुत लग जाता है। तो फिर तो यार अभी तो मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट कौन सा बताया है, चेक जमा कराने का, उसमें इतना पंगा है। अब जब आप किसी को चेक दोगे तो सोचो तो क्या होगा। आपने तो जैसे ही किसी को चेक दिया, आपने एंट्री पास कर ली। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो मैंने प्रियांश को चेक दिया 10,000 रुपये का, एंट्री क्या पास करी, मेरे पास से पैसा गया तो क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, किसको दिया? प्रियांश को, प्रियांश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी अपन को एंट्री नहीं समझनी, ये चैप्टर, इस चैप्टर में डेबिट क्रेडिट का कोई लेना देना नहीं है, एंट्री कुछ भी नहीं समझनी। अभी तो हमें सामाजिक ज्ञान, बेसिक नॉलेज, दुनियादारी की नॉलेज होनी चाहिए कि मैंने अगर उसको चेक दिया और एंट्री पास कर दी तो मैंने तो मेरी बुक्स में बैंक का बैलेंस क्या कर दिया, कम कर दिया। और बैंक का बैलेंस एक्चुअली में कम कब होगा, जब प्रियांश वो चेक अपने बैंक में डिपॉजिट कराएगा, उसका बैंक क्लियरिंग हाउस भेजेगा, क्लियरिंग हाउस से इंफॉर्मेशन आएगी मेरे बैंक के पास, और फिर पैसा चलेगा किसके पास? प्रियांश के पास। तो 3 दिन बाद पैसा मेरे खाते में से निकलेगा, वो भी कौन से 3 दिन बाद? जिस दिन ये चेक जमा कराएगा उस दिन। क्या भरोसा
ये हाथों हाथ चेक जमा करा रहा है कि बड़े बाप के औलाद जेब में ही पड़े रख रहा है? क्या पता कि मैंने अभी चेक दिया फ्राइडे को, सैटरडे संडे की छुट्टी आ गई, मंडे को छोड़ा भूल गया, पड़ा है बैंक में, जेब में ही पड़ा है। बैंक वाले को सपने थोड़ी आया मुर्तज़ा सर ने प्रयास को चेक दिया, चलो पैसा ट्रांसफर कर दो। तो जब तक ये जमा नहीं करेगा तब तक कैसे होगा? और भैया किसी को ज़रूरत होगी किसी को नहीं होगी। एक बार मैं एक अंकल के यहाँ चेक देने गया, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने मेरा चेक लेके पता है क्या करा? उनके पास एक क्लिप था जिसमें चेक की गड्डियाँ लग रही थी, पूरे चेक मतलब 100-150 चेक लग रहे थे। उन्होंने मेरा चेक लेके उस गड्डी में लगा दिया। मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी के पास इतने चेक पड़े होंगे। मतलब मुझसे कोई 500 की नोट ले और अपनी जेब में 500 की नोट की गड्डी में लगा दे तो अलग बात है, लेकिन मुझसे कोई 50,000 का चेक ले और वो ऐसे ही चेकों की गड्डी में लगा दो, सोचो कितना पैसा होगा उनके पास। इतने तो उनके पास चेक है। अब वो जब जमा कराएंगे, किसी का 1 दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 3 दिन, किसी का क्लियर होगा, किसी का नहीं होगा, और वो अंकल चेक भी न जाने कितने बांटते होंगे। तो कोई 1 दिन बाद जमा करा रहा है, कोई 2 दिन बाद, कोई 3 दिन बाद, कोई 10 दिन बाद, चकरा जाएंगे वो तो। अब मोदी जी उनके पास आ जाए, ला बेटा हिसाब बता, और वो कहे कि यार मेरे खाते में 1.5 लाख है, होने चाहिए, और एक्चुअली में बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हैं, ये पैसा आया कहाँ से? उनको तो समझ ही नहीं पड़ेगी क्या? इतने चेक्स उनके पास एक दिन में इकट्ठे हो जाते हैं, तो किसी को होश रहेगा क्या कि ये जो डिफरेंस है किस चीज़ का है? अरे डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, ये बात तो करना ही मत कि मैच हो जाएगा, ऊपर नीचे तो होगा ही होगा। उसको तो यही समझ में नहीं आएगा कि डिफरेंस किसकी वजह से है, क्योंकि कोई एक चेक थोड़ी है, न जाने कितने चेक हैं जिसकी वजह से थोड़ा कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, किसी का ज़्यादा किसी का कम करके एक साथ एक डिफरेंस आ रहा है, तो मैच कर पाना बहुत मुश्किल है। तो क्या करते हैं हम? इसलिए हम हर मंथ के एंड में एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन वर्ड आता है रिकंसाइल से। रिकंसाइल करना मतलब मैच करना, कि हम हमारे एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट बैंक के बैलेंस को मैच करते हैं एक्चुअल बैंक के बैलेंस से। बैलेंस एज पर आर बुक, हमारी बुक कौन सी बुक? कैश बुक। मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक को मैच कराते हैं बैलेंस एज पर देयर बुक। उनकी बुक कौन सी? पासबुक। अभी जिसको आप स्टेटमेंट बोलते हो, वो पहले के ज़माने में क्या होती थी? पासबुक। कि आप देखा है, आप लोग गए हो कभी पासबुक में एंट्री करवाने मम्मी पापा के साथ कि चलो पासबुक में एंट्री करवा के आते हैं, कितने बैंक में ट्रांजेक्शन आए, कितना ब्याज आया, कितना पैसा कटा? तो बैंक जिस बुक में एंट्री करके देती है कौन सी है? पासबुक। तो हम क्या चाहते हैं? बैलेंस एज पर कैश बुक को टाइम टू टाइम बैलेंस एज पर पासबुक से मैच कराते हैं, और जितना भी डिफरेंस होता है ना, उस डिफरेंस को एक पीस ऑफ पेपर पे लिखते हैं, उसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कैसे बनेगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि यार मेरे पास मेरी बुक्स में बैलेंस एज पर कैश बुक 1,50,000 था। अब मैं क्या करूँगा? मेरी कैश बुक में जितने भी ट्रांजेक्शन, जितने भी, अभी थोड़ी देर में करके बताऊंगा, जितने भी ट्रांजेक्शन, मान लो 50 ट्रांजेक्शन है, तो उस 50 के 50 ट्रांजेक्शन को पासबुक के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनसे 1 बाय 1 मैच कराऊंगा कि ये वाला ट्रांजेक्शन पासबुक में है, हाँ है, कर दो टिक। ये वाला ट्रांजेक्शन पासबुक में है, हाँ है, कर दो टिक। ऐसे एक एक ट्रांजेक्शन को मैच कराऊंगा। फिर मैंने देखा यार ये वाला जो ट्रांजेक्शन है ना 50,000 रुपये का, ये तो पूरी पासबुक में कहीं मिला ही नहीं। इसका मतलब ये वो एंट्री है जो अभी तक क्लियर नहीं हुई। इसी की वजह से डिफरेंस अराइज हो रहा है। अगर कोई एंट्री मेरी बुक में भी है, उनकी बुक में भी है, तो फिर बैलेंस टैली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन एंट्री मेरी बुक में है, उनकी बुक में नहीं है, तो इसी का डिफरेंस है। कोई एंट्री उनकी बुक में है, मेरी बुक में नहीं है, तो इसी का डिफरेंस है। तो मेरे को मिल गई, एक एक चीज़ बारीकी से चेक करी तो मुझे वो एंट्री मिल गई जो मेरी बुक में थी, उनकी बुक में नहीं थी। कैसा, कौन सी एंट्री थी? कि वो जो राम का चेक मैंने जमा कराया था ना, वो अभी 15 तारीख तक क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे लिख दूंगा माइनस। कौन सा? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, -50,000 कर दिया। तो अब बैलेंस कितना है? 1 लाख।
और यहाँ लिख दूंगा बैलेंस एज पर पासबुक 1 लाख। अब जब मैं मेरा हिसाब सबमिट करूंगा ना, तो सिर्फ बैलेंस शीट में 1,50,000 लिख के सबमिट नहीं करूंगा, मैं खुद अपना होमवर्क करके रखूंगा कि बैलेंस शीट में 1,50,000 है तो पासबुक में कितना है, 1 लाख है, चलो मैच करो, एक एक एंट्री मिलाओ। मिल गई गलती, कहाँ डिफरेंस है, तो एक नया पेपर लाओ, पीस ऑफ पेपर लाओ, कोरा कागज, उसमें लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक, और कौन कौन सी एंट्री का डिफरेंस है, जो कैश बुक में एंट्री हो रही है दूसरी वाली बुक में नहीं हो रही, उसको प्लस और माइनस करो एज पर द नेचर। जैसा नेचर होगा प्लस, जैसा नेचर होगा वैसा माइनस। हमें सीखना है ये कि क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। ये प्लस माइनस करके क्या लिख दूंगा, बैलेंस एज पर पासबुक। अब क्या करूंगा, जब हिसाब सबमिट करूंगा ना, तो हिसाब के साथ ये पेपर भी पीछे स्टेपल करके सबमिट करूंगा कि सर मेरी बुक्स में आपको 1.5 लाख रुपए दिख रहा है, पर उस 1.5 लाख रुपए में से अभी मैंने एग्जाम्पल के रूप में एक चीज लिखी है, 6-7 चीजें होंगे, तो उस 1.5 लाख रुपए में से ये 6-7 चीजें आप प्लस माइनस करोगे तो आपका बैलेंस कितना आ जाएगा, एज पर पासबुक 1 लाख। और पीछे पासबुक की फोटोकॉपी भी चिपका दूंगा कि ये देख लो, गोला करके दिखा दूंगा कि 15 जुलाई को पासबुक में पैसा कितना पड़ा है, 1 लाख रुपए पड़ा है, जिसका डिफरेंस की जड़ है ये 3 से 4 ट्रांजैक्शन। समझे कि नहीं समझे? हाँ, क्या समझे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? सर ऐसा स्टेटमेंट जो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच कराता है। क्या मैच कराता है? सर ऐसे ट्रांजैक्शंस जो दोनों बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, किसी एक बुक में, आइदर कैश बुक में हो रहे हैं या पासबुक में हो रहे हैं, किसी एक में हो रहे हैं, दोनों में नहीं हो रहे, उन ट्रांजैक्शन को शो करता है कि इन इन चीजों की वजह से क्या आ रहा है, डिफरेंस आता है। और ये बीआरएस बनाना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पैसा है। हो सकता है कि आपके अकाउंटेंट की नीयत में खोट हो, वो एंट्री आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में तो कर रहा हो पर खाते में पैसा जमा नहीं करा रहा हूं। जैसे मैं एक केस जानता हूं, एक बंदे को जानता था, वो बाहर गया दुबई, उसकी नौकरी लगी, और जैसे ही नौकरी लगी उसके घर बार यहाँ पे प्रॉपर्टियाँ खरीदने लग गए, खूब पैसा ही पैसा हो गया 4-5 साल में। और वो 4-5 साल में तो वो वहाँ से नौकरी वोकरी छोड़ के आ गया। मैंने कहा यार क्या पैसा कमाया इसने दुबई जाके, अपन को भी वहीं जाना चाहिए। 1-2 साल बाद उसके पास पुलिस आ गई उसके घर। पुलिस आई तो पता पड़ा कि शाना क्या करता था, ये जहाँ पे अकाउंटिंग की नौकरी करता था ना, तो इसका सेठ जो इसको पैसा जमा कराने के लिए देता था कि जा बैंक में जमा करा के आ जा, ये आधा पैसा जमा कराता था बैंक में और आधा पैसा अपने घर भेज देता था हवाले के थ्रू। वो मजा आ रहा। उसका सेठ बेवकूफ़, वो चेक ही नहीं करता था कि पैसा बैंक में जमा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, वो तो सिर्फ एंट्री देखता था। आज अगर मान लो हमारी प्यारी वर्षा में, उनके पास पूरे दिन भर में फीस आई 50,000 रुपये, अब बैंक में जमा भी वही कराने जाती है, तो 50,000 में 10,000 तो जमा कराती है, 40,000 घर ले जाती है। और यहाँ पे एंट्री क्या पास करती है, 50,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक जयराम जी। और शब्बीर सर को होश ही नहीं है कि बैंक में कितना पैसा जमा हो रहा है, कितना पैसा नहीं जमा हो रहा है। एंड में बहुत दिन हो गए वर्षा में माही नहीं रही, और हमें दिख रहा है कि हमारे बैंक में होने चाहिए 5 लाख रुपए, और मैंने किसी को 50,000 का चेक काट के दे दिया और वो लड़ने आ गया, आपका चेक तो बाउंस हो गया। मैंने कहा ये कैसे बाउंस हो गया, पागल हो रहा है क्या? मेरे खाते में तो 5 लाख रुपए, और बैंक में जाके पता करो 5,000 रुपये पड़े थे, बाकी पैसे कहाँ पड़े हैं, वर्षा मैम के पास। तो ऐसे फ्रॉड और स्कैम के भी बहुत सारे चांसेस हैं, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। और भी, ये तो एक एग्जाम्पल है, और भी न जाने कितनी चीज़ें। जैसे आपको चेक मिला, और एक और रियल एग्जाम्पल सुनाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया, मतलब मुझसे पैसे लेके गया था वो, तो उधार लेके गया था, जितने दिन के लिए बोल के गया, यूँ बोल के गया यार मेरा कहीं से पेमेंट आने वाला है, आते ही मैं तुझे दे दूंगा। मैं कितने दिन लगेंगे कि 5 दिन लगेंगे, चेक आने वाला है, 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा, 5 दिन में पैसे दे दूंगा। 5 दिन बाद मैंने फ़ोन किया कि ले भाई पैसे नहीं दिए तूने, तो बोला रुक जा अभी चेक क्लियर नहीं हुआ है। फिर 1 दिन और, फिर 1 दिन और, फिर 1 दिन और, हफ्ता भर हो गया। मैं माथे आ गया, पागल हो रहा है क्या, ऐसे कौन सा क्लियरिंग हाउस है तेरा, 7-7 दिन हो गए चेक क्लियर नहीं हो रहा, बेवकूफ़ बना रहेगा कि नहीं यार मैं खुद सोच रहा हूँ चेक क्लियर क्यों नहीं हो रहा, रुक जा अभी बैंक जाता हूँ। वो बैंक गया, और बैंक में देखा चेक अभी तक पास हुआ ही नहीं, कि चेक तो जमा करा दिया, पास ही नहीं हो रहा है।
तो उसने कहा, बैंक वालों ने भी ढूंढा, उन्होंने कहा यार सर यहाँ तो चेक है ही नहीं, एंट्री भी नहीं हो रही, चेक भी नहीं है। तो 2-3 दिन हो गए बैंक को ढूंढते ढूंढते, जवाब ही नहीं दे रहे बैंक वाले। तो उसने जाके बैंक में हल्ला कर दिया। बैंक वालों ने सारा फर्नीचर निकाल के देखा तो बैंक मैनेजर के डेस्क के नीचे गिरा हुआ था चेक। घुमा होगा, पंखे में उड़ा होगा, टेबल के नीचे चल गया होगा, वहीं पड़ा है वो। अब ये तो मेरा फ्रेंड गरीब बेचारा उधार मांग मांग के ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, तो उसको पता है 10,000 आने वाले, इंतज़ार कर रहा है, नहीं आया तो खुद चला गया। ऐसे जैसे मान लो शब्बीर सर जैसे अमीर लोग हो जिनको होश ही नहीं है कितना खाते में आ रहा है, कितना खाते में से जा रहा है, तो उनको तो पता ही नहीं पड़ेगा बाप दादा जन्म तक कि भाई अब पैसे कहाँ गए, जब तक कि वो क्या नहीं बनाएंगे, BRS नहीं बनाएंगे। समझे कि नहीं समझे, है कि नहीं। अब तीसरा एग्जाम्पल सुनो। एक बार क्या हुआ, मुझे किसी को पैसे देने थे, चेक से ही पैसे देने थे, किसी चीज़ काम का पैसा था। अब गरीब आदमी, पैसे होते नहीं, इधर उधर से चंदा मांग के पैसे इकट्ठे करे, बैंक में जमा कराए। बैंक में जमा कराए, उनको चेक दिया, उनकी तरफ से लेटर आ गया कि आपका चेक बाउंस हो गया। मैंने कहा है ये कैसे पॉसिबल है, मेरा चेक कैसे बाउंस हो गया, जितने पैसे देने थे उतने तो मैंने खुद ने जमा कराए थे। तो वहाँ जाके बैंक की पासबुक निकाली तो पता पड़ा बैंक वाले कमीनों ने 150 रुपये डेबिट कार्ड के चार्जेस डिडक्ट कर दिए। इंतजार ही कर रहे थे कमीने लोग कि जैसे मैं ही चेक पैसा जमा कराऊंगा सबसे पहले मेरे चार्जेस उड़ा देंगे, उड़ा दिए। और 1 लाख के पेमेंट में से 150 रुपये कम हो गए, 150 रुपये कम हो गए तो मेरा चार्जेस कट गए। अब ये मेरे जैसे गरीब को तो पता पड़ेंगे क्योंकि उनके पास तो पैसा ही इतना सा है। शब्बीर सर जैसे को पता पड़ेंगे क्या, उनको तो पता ही नहीं पड़ेंगे। कब तक पता नहीं पड़ेंगे, जब तक कि वो BRS नहीं बनाएंगे। तो यार आप सिर्फ आपकी बुक के भरोसे नहीं रह सकते, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। असल में क्या चल रहा है ये तो कहां से पता पड़ेगा, पासबुक से। तो पासबुक से कंपेयर करोगे तो पता भी पड़ेगा कि असल में जो पैसे आप जमा करा रहे हो वहां पहुंच भी रहे कि नहीं पहुंच रहे, जिन जिनको आप चेक फाड़ के दे रहे हो वो क्लियर हो भी रहे कि नहीं हो रहे। समझे कि नहीं, क्लियर है। बहुत हो गया ज्ञान, समझ में आ गया कि BRS क्यों बनाते हैं और क्यों बनाना जरूरी भी है। डन। अब सीखेंगे कि BRS कैसे बनाते हैं। चलें स्टार्ट करें। ओके बेटा पॉज कर, पहले पानी पीऊंगा मैं। तीनों ही नए बैठ गए, पॉज करना किसी को आता ही नहीं है। हमने चेक जमा कराया तो अब प्रोसेस कैसे चलेगा सर, जैसे ही हम चेक जमा कराएंगे हम तो हमारी बुक्स में एंट्री पास कर देंगे। अब हमने चेक जमा कराया है बैंक में तो बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो एज पर कैश बुक हमने हमारी बुक्स में तो बैलेंस बढ़ा दिया, पर बैंक की बुक में एक्चुअल पासबुक में बैलेंस कब बढ़ेगा, जब वो चेक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब अगर वो क्लियर हो जाएगा तो वहां भी बैलेंस बढ़ जाएगा। तो मान लो BRS बनता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ऑन अ पर्टिकुलर डेट ही तो बनेगा कि इस दिन मेरी बुक में और उनके बुक में कितना कितना बैलेंस है, एक पर्टिकुलर डे पे ही तो पता पड़ेगा। तो देखो ये रही टाइमलाइन, समझो मैं BRS बना रहा हूं आज और मैंने एंट्री पास करी थी इस दिन, मैंने मेरा बैलेंस बढ़ा दिया। 2 दिन बाद उनका भी वो चेक क्लियर हो गया, उनकी बुक्स में भी एंट्री आ गई, तो बैलेंस लेवल पे आ गया ना अपने आप। डिफरेंस आएगा क्या, नहीं आएगा ना। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक में डिफरेंस आएगा क्या, समझे हो कि नहीं समझ रहे हो। पहले तो ये समझो BRS होता क्या है, बनता कब है। अरे BRS कब बनता है, जब बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक मैच नहीं होता, दोनों में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसलिए क्या बनाते हैं, BRS बनाते हैं। BRS क्या शो करता है कि कैश बुक और पासबुक में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्यों आए, कैसे आए, यही तो शो करता है वो, है कि नहीं। अगर मैं कह रहा हूं बैलेंस एज पर कैश बुक भी 1 लाख है, बैलेंस एज पर पासबुक भी 1 लाख है, सेम बैलेंस है, तो BRS की जरूरत है क्या, बोलो ना, नहीं है ना। बैलेंस की जरूरत कब है, जब दोनों बैलेंस मैच नहीं हो रहे। अब मैं क्या करूंगा, बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ, ऐसा पूरे कोटा में क्या पूरे इंडिया में कोई नहीं बताता होगा इतनी डीप में। ढंग से देखना, टाइम लगेगा, तुम थोड़ी देर बोर होगे लेकिन अच्छे से समझना। आपके कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है, कैश बुक तो देख रखी है ना आप लोगों ने, डबल कॉलम कैश बुक में फॉर्मेट कैसा होता है,
कैशबुक का बैलेंस है, पहचानते हो। अब पासबुक का बैलेंस या बैंक स्टेटमेंट, आज डिसाइड कर लो क्या बोलना है, बैंक स्टेटमेंट बोलना है कि पासबुक बोलना है। पासबुक बोलते हैं क्योंकि क्वेश्चन में भी वो क्या बोलेगा, पासबुक बोलेगा, ठीक है। तो पासबुक का फॉर्मेट देखो। अब यार दुनिया भर की अलग अलग बैंक है, सब बैंक अपने अपने तौर तरीके से काम करती है। तो पासबुक का जो फॉर्मेट है बैंक टू बैंक थोड़ा बहुत 19-20 डिफर कर सकता है, पूरा भी डिफर नहीं करेगा, थोड़ा बहुत। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है ना वो बता देता हूं मैं तुमको। एक एग्जाम्पल बनाते हैं, सेट एग्जाम्पल। मेरे पास आए 4 चेक, राम श्याम मोहन सोहन, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। राम श्याम मोहन सोहन 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, ठीक है। कब कब आया पैसा? 1 जैन, 5 जैन, 10 जैन, 15 जैन। राम श्याम मोहन सोहन 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। टोटल कितना हो गया? टोटल रिसीट 1 लाख। डन। अब मैंने पैसा दिया। पैसा कौन कौन सी तारीख को दिया? 7th जैन, 14th जैन और 21st जैन। कितना कितना दिया? 15,000, 25,000 और 35,000। करा लो तुम, हिसाब लगा लो कितना दिया। 75। हाँ, टोटल पेमेंट कितना कर दिया मैंने? 75,000। तो बैलेंस कितना होगा? अब इसी ट्रांजैक्शंस को अपन पासबुक में देखते हैं, पासबुक में कैसे रिकॉर्ड होगा। हमारे यहाँ डेबिट और क्रेडिट के डेट और पर्टिकुलर्स अलग अलग होते हैं, पासबुक में ऐसा नहीं होता। डेट और पर्टिकुलर्स एक ही होते हैं उसमें, ठीक है। हमारे यहाँ रिसीट और पेमेंट अलग होता है, यहाँ पे एक ही होता है, लेकिन रिसीट और पेमेंट के कॉलम्स तो अलग अलग होते हैं। डिपॉजिट का कॉलम अलग होता है, विड्रॉल का कॉलम अलग होता है। और यूनिकनेस क्या होती है? उनके यहाँ बैलेंस ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के बाद लगाया जाता है। हर ट्रांजेक्शन के बाद बैंक वाले आपको बैलेंस निकाल के देते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन कब हुआ था? 1 जैन। किसने पैसा दिया था? राम ने। डिपॉजिट कितना था? 10,000। बैलेंस भी कितना हो गया? 10,000। फिर 5 तारीख और 7 तारीख। तो पहले ट्रांजेक्शन क्या आया? 5 तारीख। 5 जैन पे किसने पैसा दिया? शाम ने। कितना दे दिया? 20,000। तो बैलेंस कितना हो गया? 30,000। फिर 7 तारीख को हमने पैसा दिया X, Y और Z को। तो 7th जैन को हमने X को पेमेंट कर दिया। कितना? 15,000। 30 में से 15 गए, बैलेंस कितना हो गया? 15,000। डन। फिर 7, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 14 है, तो पहले 10th जैन को हमारे पास मोहन से पैसा आया। कितना आया? 30,000। तो 15,000 था, 30,000 और आ गया, कितना हो गया? 45,000। ये वाला ट्रांजेक्शन है 15 को। 15 जैन नहीं, पहले 14 जैन आया। 14 जैन कितना पे कर दिया अपन ने? 25। किसको? Y को 25 पे कर दिया। 45 में से 25 गए, कितने बचे? 20,000। देन उनका 15 जैन पैसा कहाँ से आया? सोहन से। कितना आया? 40,000 डिपॉजिट। 20 था, 40 और आ गया, कितना हो गया? 60,000। डन। इतना ही था सर। ये लास्ट वाला, ये एंट्री मुझे वहाँ मिली ही नहीं। अभी मुझे आपको समझाना है ना, तो देख लो, स्टार्ट करो कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है तो कैसे बनेगा
और क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, दोनों चीज समझाता हूं। जमीन आसमान का फर्क है। जो नॉलेज वो आपको बांटते हैं और जो रियल नॉलेज आपको मिलनी चाहिए उसमें बहुत फर्क है। असल में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है तो होगा क्या कि सबसे पहले मैं देखूंगा कि 31 जनवरी को 31 जनवरी को मेरी बुक्स में बैलेंस कितना है 25, और मैं जनवरी मंथ का स्टेटमेंट प्रिंट करवा के लाऊंगा। स्टेटमेंट प्रिंट करवा के लाया तो उसमें लास्ट बैलेंस किसका दिख रहा है, कितना दिख रहा है 60,000। मैच नहीं हो रहा है ना, मैच नहीं हो रहा है तो मुझे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच कराना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, कैसे कराऊंगा, तो मैं 1 बाय 1 सारे ट्रांजैक्शंस को वहां पे पासबुक में चेक करूंगा। कैसे चेक करूंगा कि मैं देख रहा हूं बेटा ये तो है कैश बुक की डेबिट साइड। डेबिट मतलब पैसा आया तो डेबिट, तो डेबिट साइड में जितने भी अमाउंट है वो मुझे कहाँ मिलने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट में पासबुक में डिपॉजिट वाली साइड मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। तो मैंने देखा राम का 10,000 है भाई, तो मैं यहाँ पे ऐसे टिक कर दूँ 10,000 10,000 ऐसे उल्टा टिक, ये वाला राइट नहीं करूँगा। चेकिंग करते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये टिक होता है, ऐसे उल्टा टिक करूँगा। फिर वहाँ पे दिख रहा है शार्प का 20,000 20,000 मिल गया, ये टिक हो गया। फिर मोहन का 30 ये भी मिल रहा है, सेम तरीके से 40। अब आपको दिख ही रहा है कि जब वहाँ डेबिट साइड चीज़ कहाँ मिल रही है डिपॉजिट में, तो वहाँ जो क्रेडिट साइड है ये पेमेंट वाली साइड, तो ये कहाँ मिलेगा विड्रॉवल में। सबसे पहले 15 है सर 15, ये हो गया टिक। 25 है सर 25, ये हो गया टिक। हमने तो जानबूझ के जगह छोड़ी थी ना, किसकी 35 की, डिफरेंस आएगा तो ही तो सिखाऊंगा। तो सर ये रहा वो फसाद की जड़ जिसकी वजह से मेरा बैलेंस क्या नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। और आप देखो ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जो एक बुक में है दूसरी बुक में नहीं है ना, इसको अपन बोलते हैं अनटिक्ड आइटम। क्या बोलते हैं इसको अपन, अनटिक्ड आइटम। मतलब जब मैं 1 बाय 1 मैच करा रहा था ना, ये वो ट्रांजैक्शन है जो टिक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि एक ही बुक में। तो सर ये जो अनटिक्ड आइटम होते हैं ना, उनका डिफरेंस होता है। अब ऐसे एक एक करके डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम। क्योंकि अभी मैंने एग्जाम्पल में 4 और 3 7 ट्रांजेक्शन लिए हैं। जितना बड़ा बिजनेसमैन होगा उतने ही ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगे। आज मैं छोटा सा बंदा, यारी दोस्ती में ही उधार लेने में मेरा 1 महीने का स्टेटमेंट ही 7 पेज का हो जाता है। मैं कोचिंग की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। कोचिंग अपन तो यहाँ पे नौकरी पे हैं, शब्बीर सर जाने उनका काम जाने। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन का बैंक स्टेटमेंट महीने भर का ही 20 से 25 पेज का होता होगा आराम से। 25 पेज कैश बुक के, 25 पेज पासबुक के 1 बाय 1 मिलाना कितना टाइम लगेगा। अब वो चीज़ तो वो आपको प्रोवाइड कर नहीं सकते ना, वो तो 3 घंटे तो आपके यही निकल जाएंगे। तो क्वेश्चन में पता है क्या गिवन होता है, क्वेश्चन में जिस डिफरेंसेस की वजह से बैलेंस मैच नहीं होता ना, वो डिफरेंसेस की लिस्ट बना के दे देते हैं कि हमने क्या करा, बोलेंगे वो खुद अंग्रेजी में कि हमने कैश बुक और पासबुक को मैच कराया तो हमें ये फॉलोइंग डिफरेंसेस पता पड़े। आपको वो डिफरेंसेस बता देंगे। क्या बोलेंगे, चेक इश्यूड टू जी नॉट प्रेजेंटेड, कि हमने Z को चेक इशू किया था। मैं पेमेंट कर रहा हूं ना, तो मैंने चेक बना के दिया था। Z साला आलसी, उसने बैंक में क्या नहीं किया है, प्रेजेंट ही नहीं किया है। तो आपको ये लैंग्वेज समझनी पड़ेगी कि चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड का मतलब क्या होता है। तो अब आप समझना, अब दुनियादारी समझना। चेक इश्यूड मतलब मैंने चेक बना के दे दिया, मतलब मैंने पेमेंट कर दिया। अब अकाउंटिंग प्रोसेस कि जब मैं किसी को चेक देता हूं तो मैं तो मेरी बुक में उसी दिन बैलेंस कम कर देता हूं। तो ये रही कैश बुक, ये रही पासबुक। तो जैसे ही मैंने चेक इशू किया, मैंने तो मेरा बैलेंस क्या कर दिया, कम कर दिया। अब अगर वो चेक प्रेजेंट हो जाता तो पासबुक में भी बैलेंस क्या हो जाता, कम। पर वो चेक तो क्या है, नॉट प्रेजेंटेड, तो पासबुक में तो वो कम हुआ ही नहीं है। इसीलिए चेक करना, कैश बुक का बैलेंस कम है और पासबुक का बैलेंस ज्यादा है कि नहीं है। कैश बुक का बैलेंस है 25, पासबुक का बैलेंस है 60।
कितने का चेक है, जरा देखो कितने का चेक है, 35। तो अब इस चेक की वजह से डिफरेंस आया ना, क्या है वापस देखना। 3 आइटम आपको देखने हैं, तीनों को सर्किल कर रखा है मैंने, 25, 60 और 35। देखना, मैं बोल नहीं आ रहा हूं, देखना आपको वहां है कि मैंने एक चेक Z को इश्यू किया तो मैंने मेरी पासबुक में बैलेंस कम कर दिया। या देखो मेरी तरफ, मैंने मेरी पासबुक में बैलेंस क्या कर दिया, कम कर दिया, पर वो प्रेजेंट तो हुआ ही नहीं, तो पासबुक में तो बैलेंस कम हुआ ही नहीं, उनका बैलेंस तो वही का वही है। इसीलिए कैश बुक का बैलेंस है कम, पासबुक का बैलेंस है ज़्यादा। तो अब मैं मोदी जी को सबूत कैसे दूंगा कि सर मोदी जी एक काम करो, आप उठाओ सबसे पहले कैश बुक का बैलेंस, कितना है कैश बुक का बैलेंस, 25,000। इसमें ये जो फसाद की जड़ है ना 35,000 जो क्लियर नहीं हुआ, मैं इसको कम कर चुका हूँ। एक काम करो, इसको वापस से क्या कर दो, बढ़ा दो। इस 25,000 में इस 35,000 को क्या कर दो आप, प्लस कर दो। कितना हो गया, 60 हो गया ना। देखो वहाँ पे 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा, मिल गया ना सबूत कि मेरी अकाउंटिंग में कोई गलती नहीं है ना। और ये तो दुनियादारी है कि नहीं है कि चेक जब मैं दूंगा तभी एंट्री पास करूंगा, नहीं तो मुझे सपने आएंगे क्या कि वो आज जमा करा रहा है, कल जमा करा है, 10 दिन बाद जमा करा रहा है। मैंने चेक दे दिया, मैंने मेरी तरफ से पेमेंट कर दिया, तो मेरा एंट्री पास करना बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। करी कि नहीं करी। अब वो चेक जमा कराएगा, प्रेजेंट कराएगा तो ही तो क्लियर होगा ना। अब वो जमा ही नहीं कराएगा तो क्लियर कहां से होगा। बैंक वालों की गलती है क्या, नहीं ना। इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। क्या बोलते हैं, किस चीज का टाइमिंग डिफरेंस, कि चेक को क्लियर होने में टाइम तो लगता है। आपके चेक को भी लगेगा, मेरे चेक को भी लगेगा। वो क्लियरिंग हाउस वाले थोड़ी देंगे मोदी जी का चेक है सेम दिन क्लियर कर लो, इसको क्या बोलते हैं, टाइमिंग डिफरेंस। और इस टाइमिंग डिफरेंस की वजह से बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक में डिफरेंस आता है। इसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखो कैसे एलिमिनेट करेंगे, बहुत आसान है। आपको BRS सीखना है ना, तो मेरी एक छोटी सी बात माननी होगी। क्या, ऊपर वाले के सामने ऐसे हाथ फैलाने होंगे, फैलाओ जल्दी, शर्म नहीं है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। आपको ये 2 हाथ फैलाने ही होंगे, सही कह रहा हूं, शर्म नहीं है, हाथ फैलाओगे तो ही समझ में आएगा, इनको नहीं समझ में आएगा, गारंटी। ये कैश बुक और ये पासबुक, ठीक है। कैश बुक मतलब अब्दुल्ली सर, पासबुक मतलब सलमान खान, ठीक है। अब चेक इश्यू करना मतलब हमने पेमेंट किया तो हमने बैलेंस कम कर दिया, बट नॉट प्रेजेंट तो वही नहीं है, तो पासबुक का बैलेंस तो वही का वही है। अब समझो, अब्दुल्ली सर कहाँ खड़े, नीचे, सलमान खान कहाँ है, ऊपर। तो अब्दुल्ली सर कहेंगे क्या, ओए सलमान मैं नीचे खड़ा हूँ, चल नीचे आ। सलमान भाई ऊपर है तो अब्दुल्ली सर को ही कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर। तो अब अब्दुल्ली सर के बैलेंस में 25,000 में हम ये 35,000 वापस से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। वापस से क्या कर देंगे हम, प्लस। तो वैसे तो सीखने लायक तो बस इतना ही होता है, क्या चीज़ प्लस क्या चीज़ माइनस, पर रट्टा किसी का नहीं लगाना। प्रोसेस समझो, प्रोसेस कि हुआ क्या, साला सर मैंने चेक इशू किया था, मैंने बैलेंस कम कर दिया, बैंक का बैलेंस वहीं का वहीं है, और सलमान खान तुम कह नहीं सकते कि चल तू वापस नीचे आ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये 35,000 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। आगे डिसीजन, अब मान लो अगला रीजन, हाथ फैला के रखेंगे। अगला रीजन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कि हमने चेक जमा करा दिया पर वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो सर मैंने तो जैसे ही चेक जमा कराया, आ जाना भैया कैश बुक और पासबुक, कि मैंने जैसे ही चेक जमा कराया तो मैंने तो बैलेंस बढ़ा दिया। यही हुआ ना, ठंडे दिमाग से समझो कि मैंने चेक बैंक में जमा कराया तो कैश बुक में तो बैलेंस मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, पर वो चेक तो अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं है, पासबुक तो वहीं का वहीं है। अब अब्दुल्ली सर ऊपर आ गए, सलमान खान नीचे रह गया, तो अब अब्दुल्ली सर माथे थोड़ी आएंगे, पागल हो रहे हो क्या, तुम्हारे चक्कर में मैं छत तक चढ़ के आ गया, अब तो तुम्हें ऊपर आना पड़ेगा। अबे साले तू है कौन जो ऐसी बातें कह रहा है, ये बैंक है, बैंक तुम्हारे चक्कर में कोई प्लस माइनस करेगी क्या, तुमने तुम्हारे बैलेंस को बढ़ा दिया है तो माइनस भी किसको करना पड़ेगा, तुमको ही। मतलब जब कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाए तो प्लस और माइनस कौन सा बैलेंस होता है, कैश बुक का। कौन सा होता है, समझे क्या नहीं। आपने कोई एंट्री पास करके कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक का बैलेंस वहीं का वहीं है, भले ही वहीं है, आपको ही वापस क्या आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस। चलो ये तो तुम्हारे ट्रांजैक्शंस थे,
तुमने प्लस माइनस किया था तो तुम सीधे सीधे ऊपर भी आ गए, नीचे भी आ गए। मान लो बैंक के ही किसी ट्रांजैक्शन की वजह से प्लस माइनस हो रहा हो, कैसे कि बैंक आपके खाते में से चार्जेस डिडक्ट कर लेती है, बताती भी नहीं है, शानी होती है बैंक। जब तुम किसी को चेक दोगे और वो चेक क्लियर हो जाएगा तो तुम्हारे पास मैसेज आएगा, दिस मच अमाउंट हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक, कि इतना पैसा डिडक्ट हो गया। लेकिन जब बैंक कोई चार्जेस डिडक्ट करेगी तो फिर पैसा भी नहीं आया, मैसेज भी नहीं आया, चुपचाप सोमड़ी में क्या कर देगी, बैलेंस कम कर देगी। हमें कब पता पड़ेगा, जब हम बैंक का पासबुक प्रिंट करवा के लाएंगे, एंट्री करवा के लाएंगे, तब पता पड़ेगा कमीनों ने इतना पैसा तो चार्जेस का ही डिडक्ट कर लिया है। तो अब हुआ क्या, मैं तो सर चुपचाप खड़ा था, बैंक वालों ने क्या कर लिया, चार्जेस डिडक्ट कर लिए, तो बैलेंस क्या कर दिए, कम कर दिए। तो उन्होंने तो कर दिए सो कर दिए, सलमान खान को तो कुछ कह नहीं सकते। अब मान लो अब्दुल सर कह रहे हैं कि मेरे को सेम टू सेम सलमान खान जैसा दिखना है ना। अब मान लो बोला ना मैंने शुरू में, तो मानने में कि जा रहा है तेरा, मान ले चुपचाप। मान लो अब तेरी सर क्या कह रहे हैं, मेरे को सलमान खान जैसा दिखना है ना। तो अब तेरे को सलमान खान जैसा दिखना है तो मेहनत तुझे करनी पड़ेगी कि सलमान खान को कहेगा चल पतला हो तू, है, तुम्हें ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब यार बैंक वालों ने चार्जेस डिडक्ट कर दिए हैं, बैंक का बैलेंस कम हो चुका है, तो तुम तो कुछ कर नहीं सकते, मजबूरन तुम्हें भी कि तुम्हारा बैलेंस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, माइनस। अगला रीज़न सुनो, हमारे खाते में बैलेंस होता है तो बैंक वाले हमें क्या दे देते हैं, इंटरेस्ट। हमें पता नहीं पड़ता, कब पता पड़ता है, जब पासबुक देखी तो देखा इन लोगों ने इंटरेस्ट दे रखा है, हमने तो एंट्री पास ही नहीं कर रखी। तो इन लोगों ने, बैंक वालों ने इंटरेस्ट दे रखा है, मतलब बैंक ने तो बैलेंस क्या कर रखा है, बढ़ा रखा है, हमारा बैलेंस तो कम है, तो अब हमें भी क्या करना पड़ेगा, प्लस। समझेंगे नहीं, प्लस माइनस कैसे जज करना है, प्लस और माइनस कैसे जज करना है, कैश बुक और पासबुक। ट्रांजैक्शन पढ़ो और देखो कि ट्रांजैक्शन की वजह से कौन से हाथ में मूवमेंट हुआ है, कैश बुक बढ़ गया है, कम हो गया है, या पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है या कम हो गया, हुआ कुछ भी हो, सारी मेहनत किसको करनी पड़ेगी, कैश बुक। प्लस माइनस कौन करेगा, कैश बुक। डन। कल से इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। बाय, टाटा, सी यू।